students, welcome to AP Science Tools with Premlata. Today we will start our physics new chapter, that is force and laws of motion. So let's start with AP Science Tools. सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानते हैं कि फोर्स क्या है। वैसे हम लोग 8th क्लास में क्लास 8th में फोर्स का चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और फोर्स पढ़ भी चुके हैं। तो अब हम जो इस क्लास में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। किसी चीज को पुश या पुल करने के लिए बॉडी को जो पावर लगती है उसी को हम फोर्स कहते हैं। सो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर? इसको ही हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स के इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकती है, फोर्स से क्या क्या होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या है? सबसे पहले फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। किसी भी स्टेशनरी बॉडी को फोर्स मूव करा सकती है, यानी कि कोई भी अगर चीज रखी हुई है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बुक रखी है किसी टेबल पे, तो हम उसको थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगी। सो अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। क्लियर? जो स्टेशनरी बॉडी है उसको मूव करा सकती है। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता है जो एट रेस्ट है, यानी कि जो हिल नहीं रही, वो एक जगह है। तो सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड इफेक्ट है अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। यानी कि जो फोर्स है, अगर कोई बॉडी मूव करा रही है तो अगर हम उसको फोर्स देंगे तो वो वहीं पर रुक जाएगी, यानी हम उस फोर्स से उस चीज को रोक सकते हैं। जैसे अगर बाइसिकल हम चलाते हैं और बाइसिकल में जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या एज अ फोर्स का काम करता है और वो साइकिल वहीं पर रुक जाती है। सो द फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। क्लियर? थर्ड इफेक्ट क्या है? थर्ड इफेक्ट ये है कि अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी का जो डायरेक्शन है वो फोर्स चेंज कर सकती है, यानी चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। डायरेक्शन जैसे क्रिकेट बॉल है ना, क्रिकेट बॉल में क्या, जब हम बैट से कोई भी बैट्समैन क्रिकेट बॉल को जब भी हिट करता है तो वो बॉल जो है मूव करती है, लेकिन हिट करने के बाद जो बॉल जिस तरफ आ रही होती है और जैसे ही हिट होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। यानी कि हम मूविंग बॉडी को अगर फोर्स दें, फोर्स क्या दे रहा है? जो बैट है वो किसको फोर्स दे रहा है? बॉल को। तो इस तरह से जो बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। सो द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ इफेक्ट है a force can change the speed of a moving body। हम इसमें भी क्रिकेट का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्रिकेट में अगर बॉल आ रही है तो बॉल किस स्पीड से आ रही है, उस स्पीड को जैसे वो हिट करती है वो स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज हो जाने से बॉल क्या है, बहुत दूर तक भी जा सकती है और पास में भी आए। जिस तरह से हमें फोर्स उसको प्रोवाइड करेगा बैट, उस तरह से बॉल रिएक्ट करती है। सो द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। नेक्स्ट है if force can change the shape and size of the body। वो किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है। जैसे अगर हम बैलून लेते हैं, बैलून को अगर हम एयर उसमें ब्लो करते हैं तो ब्लो क्या, एयर क्या कर रही है, वो फोर्स दे रही है किसके, बैलून्स के जो वॉल्स हैं उनको फोर्स दे रही है, और वो क्या हो जाता है, एकदम से फूल जाता है, यानी कि बल्जिंग आउट हो जाता है, एकदम फूल जाएगा। और जैसे ही हम उसमें से फोर्स एयर निकाल लेते हैं, एयर की फोर्स, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। यानी कि फोर्स जो है, अगर स्पंज लेते हैं और स्पंज को हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पे क्या हो रहा है कि हम फोर्स दे रहे हैं तो वो अपना जो शेप है वो चेंज कर देती है, और जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप
एंड द साइज ऑल्सो, जैसे साइज है, कोई भी सॉफ्ट बॉल होती है तो उसको हम जैसे ही स्क्वेज करते हैं, या आप लेमन को ले लो, लेमन को जैसे ही हम स्क्वीज करते हैं तो वो क्या है, वो अपना साइज बदल देता है, ठीक है, तो साइज उसका चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो फोर्स है वो किसी का भी शेप और साइज चेंज कर सकती है। क्लियर? सो ये तो इफेक्ट हो गए किसके, फोर्स के। तो एक बार और हम क्लियर कर लेते, इफेक्ट्स क्या है। मूव अ स्टेशनरी बॉडी, किसी भी रेस्ट में जो बॉडी होती है उसको मूव कर सकती है, फोर्स उसको मूव कराने में हेल्प करती है, ये फोर्स ही मूव कर सकती है, ठीक है। और फिर दूसरा इफेक्ट क्या है कि अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जो फोर्स है वो मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। Force can change the direction of a moving body, the force can change the speed of a moving body, and the force can change the shape and the size of a body. So ये तो effects हो गए। Next जो है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। दो तरह की फोर्स होती है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। So balanced force and unbalanced फोर्स। बैलेंस फोर्स जैसे वर्ड में लिखा है उसी से पता चला कि बैलेंस में जो रहती है, यानी कि ना ऊपर ना नीचे, पूरा इक्वली जो फोर्स इक्वल लगती है उसको हम बैलेंस कहते हैं। कैसे बैलेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है और ये बॉक्स ग्राउंड पे रखा है, क्लियर। तो ये बॉक्स जो है एकदम स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, मतलब इसको कोई भी फोर्स लग नहीं रही है। तो इसको जब तक कोई फोर्स लगेगी नहीं तो ये हिलेगा नहीं। जैसे हमने इफेक्ट्स में पढ़ा था ना कि फोर्स जो है, जो जब तक फोर्स नहीं लगती तब तक चीजें मूव नहीं करती है। तो इसमें बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बैलेंस में जो फोर्स है ऊपर से एक ग्राउंड जो है वो बॉक्स को ऊपर की तरफ एक फोर्स दे रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिएक्शन। वो क्या कर रहा है, एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, ग्राउंड कर रहा है, ठीक है। एक फोर्स इधर से लग रही है, तो फोर्स ऑफ अवर पुश, ठीक है। यहां है, इधर से लग रहा है क्योंकि ग्राउंड क्या है, यहां पर थोड़ा ग्राउंड क्या है, फ्रिक्शन भी देता है, क्योंकि अगर ग्राउंड चाहे स्मूथ हो चाहे स्लिपरी हो, फ्रिक्शन तो थोड़ा बहुत हर ग्राउंड में होता ही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो आपने 8th क्लास में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, फ्रिक्शन, ठीक है। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ का फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जब ये फोर्स ज्यादा नहीं होता, इतना ज्यादा फोर्स हमारे, इतनी पावरफुल फोर्स नहीं होता है, तो जैसे हैवी है, कोई बॉक्स बहुत हैवी है तो वी आर नॉट एबल टू पुश, है ना, वो उसको हिला भी नहीं सकते, तो हमारी फोर्स और जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से वो हिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो ग्राउंड ऊपर की तरफ जो फोर्स दे रही है और जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ नीचे की तरफ ला रही है, तो ये फोर्स जब इक्वल हो जाती है, ये सारी फोर्स इक्वल हो जाती हैं तो एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल कर देती हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ रिएक्शन को कैंसिल कर देती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारी फोर्स है जो हम देते हैं उसको कैंसिल कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में ये फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाती है, बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस फोर्स जो होती है वो जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो 0 हो जाती है, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0, ठीक है ना, क्योंकि कोई फोर्स वर्क नहीं करती है और इस तरह से जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए क्या, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स बॉडी को मूव नहीं कर सकती है, बट बैलेंस फोर्स क्या कर सकती है, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, क्लियर।
तो बैलेंस फोर्स नया मोशन नहीं दे सकती है क्योंकि वो स्टेशनरी ही रखती है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। बट जो फोर्स है, एक फोर्स जो उस पर वर्क कर सकती है और उस फोर्स के जरिए वो क्या कर सकती है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बस ये अपनी फोर्स से बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है, मोशन नहीं है लेकिन शेप का चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, हमारा पुश जब ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो इट कैन मूव। तो इसका मतलब क्या, जो अनबैलेंस फोर्स में जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होती। क्लियर? तो यही है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंस है, और यही है। अब नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक है वो है, अब हम आते हैं अपने न्यूटन्स के लॉ पे, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। मोशन के क्या लॉज है न्यूटन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करेगी, अनलेस और अनटिल, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको प्रोवाइड ना कराएं। ठीक है, तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ क्या था, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and body in motion will continue its motion until or unless an external force is not given। क्लियर? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दी जाएगी तब तक अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करती ही चली जाएगी। जैसे अगर जब तक हम बुक है या कोई बॉक्स है अगर रखा है तो वो रखा है, जब तक फोर्स नहीं देंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता और फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो जब तक अगर बॉडी कोई मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती ही रह जाती, और फ्रिक्शन की वजह से हम रोक देते, या हम एक्सटर्नल फोर्स जैसे ब्रेक और ब्रेक्स को प्रोवाइड करा के, तो ब्रेक्स की वजह से वो चीज या व्हीकल कोई रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इसी पे है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हैं। ये न्यूटन का जो लॉ है वो दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। उसकी दो प्रॉपर्टीज क्या है, पहली तो है इनर्शिया एंड द नेक्स्ट इज मोमेंटम। क्लियर? तो सबसे पहले हम इनर्शिया के बारे में देखते हैं। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इन विच इट resist the change of state of rest और motion। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, कोई भी बॉडी है उसकी प्रॉपर्टी है कि ये अपने स्टेट को चेंज करने के लिए रेसिस्ट करती है, यानी रोकती है। ठीक है, या अगर वो मोशन में है तो रुकने के लिए अपने आप को रोकती है। ठीक है, तो ये इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ये वर्क करती है। ये वर्क किसके अकॉर्डिंग करती है, अपने मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक फुटबॉल है तो फुटबॉल का मास कम होता है, जबकि स्टोन उसी तरफ एक स्टोन है तो उसी शेप का उसी साइज का, तो वो स्टोन हैवी होगा। और फुटबॉल को हम अगर हम उसको फोर्स देते हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी मूव कर देगा। लेकिन अगर हम स्टोन को जो फोर्स देंगे वो जो फुटबॉल के दिया है उससे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इनर्शिया है वो फुटबॉल की कम होती है और स्टोन की ज्यादा। ठीक है, और जैसे कुछ एग्जांपल्स भी है, तो सबसे पहले हम तो इसकी डेफिनेशन देख लें क्या है। द
the property of a body that resists the change of the state of rest or motion. क्लियर? तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं, वो प्रॉपर्टी बॉडी की जो रेसिस्ट करती है रेस्ट की स्टेट को चेंज करने में या मोशन के स्टेट को चेंज करने में. क्लियर? तो इनर्शिया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल जैसे कॉइन और पेपर. अगर एक टम्बलर लिया और टम्बलर के ऊपर हमने पेपर के ऊपर एक कॉइन रखा, ठीक है, और जब हम पेपर या कार्डबोर्ड ले लीजिए जो बहुत ही लाइट वेटेड हो, उसके ऊपर रखा, और अगर हम उसको अपने थोड़ा सा अपनी फिंगर से पुश करते हैं तो जो कॉइन है वो तो ग्लास में चला जाएगा, यानी कि टम्बलर में अंदर चला जाएगा, और जो कार्ड है वो एकदम से निकल जाएगा. तो वो किस वजह से? वो इनर्शिया. क्योंकि जो कॉइन है, कॉइन तो हैवी है, उसमें मास है, ठीक है, और पेपर क्या है? पेपर लाइट वेटेड है, उसका मास बहुत कम है. तो वो फोर्स है, जो फोर्स हमने लगाई है, उस फोर्स से जो पेपर है वो तो वर्क कर गया, लेकिन वो फोर्स इनर्शिया की वजह से जो कॉइन है वो कॉइन अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाया, और वो एट रेस्ट पे था, इस वजह से वो कॉइन वहीं पर ड्रॉप हो गया. क्लियर? सो ये इनर्शिया, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कॉइन एंड पेपर. ठीक है? और क्या हो सकता है? जैसे इनर्शिया का वर्क करते हैं कारपेट पे, है ना. अगर हम कारपेट को किसी स्टिक से हिट करते हैं और हिट करने के बाद उसमें से डस्ट, काफी सारी डस्ट निकलती है. क्यों? क्योंकि जो कारपेट है, कारपेट का वेट तो ज्यादा होता है, लेकिन जो डस्ट है वो डस्ट जो है वो लाइट वेटेड होती है. और फिर जो कारपेट, हम जब कारपेट को हिट कर रहे हैं तो कारपेट अपना जो स्टेट है वो चेंज कर रहा है ना. वो क्या कर रहा है? वो मोशन हो रहा है. लेकिन जो डस्ट है वो डस्ट रेस्ट पे ही है, तो वो कारपेट डस्ट रेस्ट पे होने की वजह से वो रेस्ट पे ही रहती है, और कारपेट टू एंड फ्रो होता है. और हमें ऐसा लगता है जैसे जो डस्ट है वो कारपेट से बाहर निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. जैसे कॉइन और पेपर में हुआ था, जैसे हमने अगर उसको मोशन दिया, किसको? कार्डबोर्ड को मोशन दिया, जैसे ही हमने फिंगर से उसको फोर्स दिया तो उसको फोर्स लगा, लेकिन जो कॉइन था वो अपनी ही जगह पे था. ठीक है ना? वैसे ही कारपेट पे क्या होता है? कारपेट पे जैसे हम हिट करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल है वो अपनी ही जगह पर रहते हैं, लेकिन जो कारपेट है वो अपना मोशन चेंज करता है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि डस्ट कारपेट से बाहर निकल रही है. ठीक है? और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? और जैसे ट्री, जब ट्रीज पे लीव होते हैं और अगर हम ट्री को शेक करते हैं या आंधी वगैरह आती है और अगर पेड़ जो है शेक करते हैं तो उसपे से फ्रूट्स नीचे आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो फ्रूट्स हैं वो तो रेस्ट पे थे, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जो पेड़ है वो हिल रहा था, और जिसकी वजह से वो उसकी जिस स्टेम है या जो फ्रूट जिससे लटका हुआ है, उसकी स्टॉक है, वो क्या होती है? वहां से ब्रेक हो जाती है. ठीक है? तो और क्या है? और इसमें हम ले सकते हैं, जैसे आप कार में जा रहे हैं, है ना, और कार में जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं या तो इसलिए लगाते हैं कि एकदम से रुकने पर हम क्या करते हैं? आगे की तरफ मोशन करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है एकदम, जब कार चलती है तो हमारी बॉडी भी मोशन में होती है, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से रेस्ट पे नहीं होती है, तो वो मोशन की वजह से एकदम से आगे आती है. ठीक है? क्योंकि कार तो रेस्ट पे आ गई थी, लेकिन हमारी बॉडी मोशन में है, तो वो मोशन से रेस्ट पे आने के लिए इनर्शिया वर्क करता है, और वो एकदम से हम क्या करते हैं? मूव, आगे की तरफ मूव हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया. इस तरह से इनर्शिया वर्क करती है. क्लियर? नेक्स्ट है इनर्शिया का तो हम बता दिया. नेक्स्ट है मोमेंटम. मोमेंटम कैसे करती है? जैसे मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं कि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यानी अगर किसी बॉडी में मास होता है और उसमें वेलोसिटी भी हो, तो वो उसके अंदर क्या है? मोमेंटम की प्रॉपर्टी है, तो उसमें मोमेंटम है. तो मोमेंटम इक्वल्स टू P इक्वल्स टू m इंटू V, यानी कि मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द
बॉडी, तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम में क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे होती है तो हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी, तो हमारा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मोमेंटम नहीं होता। और मोमेंटम में क्या है, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होता है तो मोमेंटम भी ज्यादा हो जाता है, या किसी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो मोमेंटम भी ज्यादा होता है। मोमेंटम होता क्या है, जैसे क्रिकेट को ही ले, सबसे अच्छा एग्जांपल क्रिकेट ही रहता है कि अगर जो बॉल है वो उसमें थोड़ा मास होता है, तो वो मास, और जब बॉलर बॉलिंग करता है तो उस बॉलिंग में जो बॉल होती है, जब वो बॉल करता है तो उसमें स्पीड भी रहती है, यानी कि वेलोसिटी होती है। क्यों, क्योंकि वो एक किसी डेफिनेट डायरेक्शन में बॉलिंग कर रहा है, तो वो मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट बनती है, और जब वो दोनों मास और वेलोसिटी कंबाइन होती है तो मोमेंटम बनता है, और उसी मोमेंटम से कोई चीज जाके किसी पे हिट होती है। ठीक है, जैसे मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो और दूसरा एग्जांपल, कराटे। कराटे प्लेयर्स मोमेंटम का कैसा यूज करते हैं कि आपने देखा होगा जो कराटे प्लेयर्स हैं, काफी सारी जो टाइल्स की स्लैब या स्टोन की स्लैब रख लेते हैं और फिर उसको वो एक ही बार में तोड़ देते हैं। वो क्या होता है कि वो भी मोमेंटम का वर्क, मोमेंटम से करते हैं ये चीज। तो कैसे करते हैं कि वो अपने हाथ की इतनी ज्यादा स्पीड, इतनी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं कि वो जो टाइल्स है, वो टाइल्स जो है उसका जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है वो नीचे तक चलता चला जाता है। तो इस तरह से जो है मोमेंटम वर्क करता है। क्लियर? सो कराटे प्लेयर भी मोमेंटम का यूज करते हैं, और क्रिकेट बॉल में भी मोमेंटम का यूज होता है। और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। जैसे मास बढ़ता है तो मोमेंटम इंक्रीज होता है, या वेलोसिटी बढ़ती है तो भी मोमेंटम इंक्रीज होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट, ये तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, जिसमें हमने इनर्शिया और मोमेंटम दोनों प्रॉपर्टीज को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force. ठीक है, and takes place in the direction in which force works. Clear? और you can say force acts. ठीक है, तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज कैसे होता है, कैसे होगा, जब वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, तभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, mv माइनस mu, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर? तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जो फोर्स दी जाती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन कहते हैं, यानी कि जो फोर्स लगती है वो मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक चीज और है, क्यों, टाइम के अकॉर्डिंग चलता है ना, कि कितने टाइम में ये चेंज, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u by t, यानी कितना टाइम लगा है इस मोमेंटम को चेंज होने में।
ठीक है, तो F इक्वल्स टू, क्योंकि हमने पढ़ा था V माइनस यू अपॉन टी, और क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है, तो m इंटू a, क्लियर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत है। कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट जो चीज कभी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज वैसी की वैसी ही रहती, और जो यूनिट्स और जो यूनिट्स हैं और चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो कांस्टेंट चेंज नहीं होता। सो F इक्वल्स टू, कांस्टेंट हम क्या लेते हैं यहाँ, K, सो K m इंटू ए, ठीक है। K क्या है, K इन SI यूनिट में इट्स इक्वल्स टू 1, क्लियर। जब ये 1 है तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, क्लियर। सो यही जो है सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, यानी कि जो फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, क्लियर। हम ये भी लिख सकते हैं A इक्वल्स टू F डिवाइड बाई m। यहाँ पर F जो होता है, F की SI यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, न्यूटन। यहाँ पर फोर्स की SI यूनिट क्या है, न्यूटन, जो हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि न्यूटन क्या है, तो न्यूटन इक्वल्स टू 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है, मास हमारा केजी में इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। सो ये इस फोर्स की, यानी कि न्यूटन, जो न्यूटन है उसकी यूनिट यही होती है, न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड स्टडी आप अपनी अच्छी करते रहिए, और आपका नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है, आप नई क्लासेस में भी पहुंच गए हैं, तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप जब एग्जाम की तरफ आए तो आपको सिर्फ रिवीजन करना रह जाए और अच्छे से पढ़ाई हो सके और अच्छे मार्क्स गेन कर सके।